Dear students, welcome to my YouTube channel English. Myself Naul Kishore Singh. Today I am going to teach you present perfect continuous tense. तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको हम कैसे समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? तो हम इसे दो तरीके से समझते हैं। एक हिंदी क्रिया दिया हुआ है, कोई सेंटेंस दिया है और उसमें क्रिया को पहचान करके और तब हम समझते हैं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और एक दूसरा तरीका है कि उसका सेंस देखते हैं, उस सेंटेंस का भाव देखते हैं, उसका सेंस देखते हैं और सेंस के माध्यम से हम उसको समझते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। यदि कोई भी छात्र दोनों तरीके से नहीं समझेगा तो वह उस सेंटेंस को अच्छी तरह से नहीं बना सकता है, वह गलत हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है कि किस प्रकार हम दो तरीका बताते हैं किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य को पहचानने के लिए, तब उसको आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला रूल इसका क्या है। हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ते आ रहे हो, ता आ रहा हूं के साथ समय रहे या न रहे, इसके साथ समय रहे या न रहे, दोनों स्थितियों में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य समझते हैं। इसकी दूसरा पहचान है मगर जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत, मगर जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहे हो के साथ समय रहे, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझते हैं। अगर जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इटीसी के साथ अगर समय नहीं रहेगा तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं समझेंगे, वह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो जाएगा। इसलिए बारीकी से आपको उसकी क्रिया पर ध्यान देना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैं पत्र लिखता आ रहा हूं, इसमें समय नहीं है, इसमें समय नहीं है। लिखता आ रहा हूं क्रिया के अंत में क्या है, ता आ रहा हूं, इसके साथ समय नहीं है, फिर भी यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल, वह 4 बजे से क्रिकेट खेलता आ रहा है, इसमें क्रिया क्या है, खेलता आ रहा है, ता आ रहा है इस क्रिया के अंत में है और इसके साथ समय भी है, अतः इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में समय नहीं है, फिर भी इस क्रिया का अंत ता आ रहा हूं है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। और दूसरा सेंटेंस में ता आ रहा है और इसके साथ समय भी है, तब पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य ही समझते हैं। तीसरा सेंटेंस, वे लोग 10 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वे लोग 10 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ रहे हैं, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ रहे हैं, इसमें रहे हैं लेकिन इसके साथ समय है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझते हैं। इसके साथ समय है 10 दिनों से, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझते हैं। अगर यह इसके साथ समय न रहता तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं होता, बल्कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो जाता है। अगर रहे हैं, रहा हूं, रहे हो के साथ समय नहीं रहे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं हो सकता है। अतः आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। तब हम उसको अब सेंस से कैसे समझते हैं? ये तो आपका सेंटेंस कोई दिया हुआ है और इसकी क्रिया में ता आ रहा है, ती आ रही है और ऐसे सेंटेंस के साथ समय रहे या ना रहे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझते हैं। और जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, इटीसी रहे और इसके साथ समय नहीं रहे, तो दोनों स्थितियों में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य समझते हैं। अब उसका सेंस क्या कहता है? सेंस कहता है कि कोई भी क्रिया
पास्ट से शुरू होकर और वर्तमान तक जारी रहने का बोध करा दे, वैसी क्रिया को हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी कोई भी क्रिया पास्ट से स्टार्टिंग होता हो और वह वर्तमान तक जारी रहता हो, यानी प्रेजेंट तक जारी रहता हो, तो उस सेंटेंस को हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहला है मैं पत्र लिखता आ रहा हूं, इसमें समय नहीं है, लेकिन इसका सेंस क्या कह रहा है कि वह पत्र लिखता आ रहा है, यानी क्रिया पास्ट से ही शुरू हुआ है और अभी तक भी जारी है, इसलिए हम इसको समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह 4 बजे से क्रिकेट खेलता आ रहा है, 4 बजे से क्रिकेट खेलता आ रहा है, दैट मीन्स वह पहले से ही खेल रहा है, खेलने की क्रिया पहले से कर रहा है और प्रेजेंट तक भी जारी है। अतः इसके सेंस हम समझ लिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आपका यह अगर पहचान याद नहीं रहे तो आप उसको सेंस से समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तीसरा सेंटेंस है वे लोग 10 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स एक क्रिया जो है पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में शुरू होकर वह प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, यानी जो क्रिया पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक भी कंटिन्यू रहने का बोध कराता है, उसको हम कहते हैं कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, चाहे उसके साथ समय रहे या न रहे। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, आप देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव रखेंगे। हैज या हैव में से कोई एक, प्लस बीन और प्लस चौथा रो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, प्लस टाइम लिखते हैं। सिंस कहां करेंगे प्रयोग, फॉर का प्रयोग कहां करेंगे, आप इस रूल के माध्यम से समझते हैं। यहां मैंने लिखा है सिंस, यानी जितने भी में है इसमें समय, उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे और इस खाने में जितने भी हैं उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे 2 बजे से किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर समय के साथ से जुटा रहेगा तभी हम समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। जैसे वह 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, यानी कोई क्रिया 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे से शुरू करता है, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर कोई दिन का नाम हो, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, अगर दिन का नाम हो और इसके साथ से लगा हो तो आप समझ लेंगे कि वह भी इसके साथ भी सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर माह का नाम हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। चौथा है कि 2000 यानी वर्ष का नाम, यानी जिस सेंटेंस के अंदर वर्ष का नाम हो, जैसे 2010 से, 2020 से, 2021 से, कोई भी वर्ष का नाम हो तो उसके साथ भी हम सेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सुबह से, दोपहर से या बचपन से, यानी किसी भी सेंटेंस में क्रिया की स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाती है, जहां से क्रिया को हम स्टार्ट करते हैं, वैसे सेंटेंस के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम टाइम लिख देते हैं। अब हम फॉर का प्रयोग कैसे समझेंगे, यहां पर बजे है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से, तो यहां पर होगा 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे से अगर उस सेंटेंस के अंदर में हो तो आप उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। दिन के स्थान पर अगर 4 दिनों से, 3 दिनों से, 5 दिनों से अगर कहता है तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और माह के नाम के स्थान पर अगर 5 महीनों से, 2 महीनों से, 3 महीनों से रहे तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। वर्ष के नाम के स्थान पर अगर रहे 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, 5 वर्षों से, तो हम वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं पत्र लिखता आ रहा हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, मैं बताया हूं कि क्रिया के साथ कौन जोड़ते हैं,
तो आपको सब्जेक्ट मिलता है। तो कौन लिखता आ रहा है? तो मैं अब पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं आई यानी मैं की इंग्लिश क्या हो गया? आई। अब आई के साथ हम क्या रखेंगे? हैज या हैव। तो आपको यह रूल बताता है कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अतः यस आई के साथ हम लिखेंगे हैव। अब लिखता आ रहा है, इसके बाद क्या है? बीन। हैव के बाद बीन जरूर रहेगा, या हैज लिखते हैं हैव लिखते हैं तो उसके बाद हम बीन लिखेंगे। बीन के बाद चौथा रूप लिखते हैं कि इसका चौथा रूप वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। तो फोर्थ फॉर्म क्या है? इसमें लिखना है। लिखना का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? राइटिंग। किसी भी वर्ब के V1 में अगर हम ing जोड़ते हैं तो वह फोर्थ फॉर्म में हो जाता है, यानी चौथे रूप में हो जाता है। अतः लिखना का अंग्रेजी राइट हुआ, राइट में हम ing जोड़ते हैं तो हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग क्या लिखता आ रहा है? तो पत्र, ए लेटर। मैं पत्र लिखता आ रहा हूं। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। इसके बाद राइटिंग तब हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, अदर वर्ड इसमें नहीं है, समय नहीं है, इसलिए सिंस और फॉर का प्रयोग इसमें हम नहीं करते हैं। दूसरा सेंटेंस, वह 4 बजे से क्रिकेट खेलता रहा है। इसमें क्या है? सब्जेक्ट ही। कौन खेलता रहा है? तो वह की इंग्लिश हो क्या होगा? ही हो गया। ही के साथ क्या रखेंगे? ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या है? हैज या हैव का प्रयोग। तब हम ही के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग, क्योंकि यह रूल बता रहा है कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। अतः ही के साथ हम हैज लिखेंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। बीन हो गया। बीन के बाद चौथा रूप यानी क्रिया क्या है? खेलना। खेलना का चौथा रूप क्या होता है? प्लेइंग। प्ले में हम आईएन जोड़ते हैं तो वह चौथे रूप में बदल जाता है, अतः प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग। प्लेइंग के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? खेलता आ रहा है। क्या खेलता आ रहा है? तो क्रिकेट। क्रिकेट हम लिख देंगे यहां, क्रिकेट। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें नहीं है। अब सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं तो इसमें समय क्या है? 4 बजे से। तो यह 4 बजे से बताता है कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जहां भी रहेगा उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सिंस। सिंस के बाद क्या करेंगे हम? टाइम कितना है? 4 बजे। तब लिख देंगे 4 o'clock। 4 बजे की इंग्लिश क्या होती है? 4 o'clock। 4 o'clock। आप इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। वे लोग 10 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्रिया को देखते हैं, पढ़ रहे हैं। क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं? तो सब्जेक्ट मिलता है। कौन पढ़ रहे हैं? तो वे लोग। तो वे लोग आपको लिखेंगे सबसे पहले वे लोग की अंग्रेजी क्या होगा? दे। वे लोग की अंग्रेजी क्या होगा? दे। दे सब्जेक्ट हो गया। दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज या है। तो ये आपको बता रहा आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। अतः दे के साथ हम क्या करेंगे? हैव का प्रयोग। इसलिए हैव होगा दे के बाद। हैव हो गया। इसके बाद हम बीन लिखेंगे। बीन। बीन के बाद चौथा रूप। तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है? रीड। रीड का चौथा रूप क्या होगा? रीडिंग। तो हम चौथे रूप में क्या करेंगे? रीडिंग। रीडिंग के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपको मैं कितना बार बताया हूं कि क्रिया के साथ क्या जोड़ेंगे या किसे जोड़ेंगे। अगर दोनों के साथ ऑब्जेक्ट मिलता है तो 2 ऑब्जेक्ट है, अगर एक के साथ अगर आंसर मिलता है तो 1 ऑब्जेक्ट है। तो क्या पढ़ रहे हैं?
तो अंग्रेजी किसे पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं मिला, अतः एक ही ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हम लिख देंगे इंग्लिश। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें नहीं है। इसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें 10 दिनों से, तो 10 दिनों से दिन का नाम रहता है सोमवार मंगलवार, तो हम तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और दिन रहता है यानी 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, तब वहां हम करते हैं फॉर का प्रयोग। अतः 10 दिनों के लिए हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, अतः लिख देंगे यहां फॉर। फॉर, अब इसके बाद क्या है, फॉर, सिंस और फॉर में से फॉर हो गया। इसके बाद हम टाइम लिखेंगे, टाइम क्या है, 10 दिनों से यानी 10 डेज, 10 डेज। इसके बाद फुल स्टॉप देंगे। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लिखते हैं, और हिंदी वाक्य रहता है तो उसको पूर्ण विराम कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। हाँ, चौथा एग्जांपल अब देखते हैं। कुछ छात्र जनवरी से यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कौन पढ़ रहे हैं, कौन क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, सब्जेक्ट। कौन पढ़ रहे हैं, तो कुछ छात्र, कुछ छात्र की इंग्लिश क्या होगा, सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैज या हैव, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, आई वी यू दे, और पुल्लर नाउन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो कुछ छात्र क्या है, पुल्लर नाउन है, इसलिए इसके साथ हम क्या लिखेंगे, हैव। हैव मैंने लिख दिया। इसके बाद होगा बीन, बीन के बाद लिखेंगे चौथा रो, तो क्रिया क्या है, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना की इंग्लिश रीड, रीड का चौथा फॉर्म क्या होगा, रीडिंग, रीडिंग। रीडिंग के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, तो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमने हिंदी लिख दिया। हिंदी को मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है। आप समझ लीजिए कि किसी भी लैंग्वेज का नाम हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, लैंग्वेज के नाम को हम कैपिटल से ही लिखते हैं, इसलिए हमने हिंदी को कैपिटल से लिखा है। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या है, यहाँ पर यहाँ, यहाँ के इंग्लिश हमने लिख दिया हियर। हियर के बाद क्या, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, तो समय क्या है, जनवरी, जनवरी से अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगर रहता है तो हम उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ, सिंस। हियर के बाद सिंस, सिंस के बाद क्या है, टाइम है, टाइम में क्या है, जनवरी, जनवरी को हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से, क्योंकि यह नाम है। दिन का नाम हो या मंथ का नाम हो, हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, अतः जनवरी। सेंटेंस आपका फोर्स कंप्लीट हो गया। कुछ छात्र जनवरी से यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी सम स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग हिंदी हियर सिंस जनवरी। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी गाय सुबह से मैदान में घास चर रही है। इसमें क्रिया क्या है, चर रही है। क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं, तो सब्जेक्ट मिलता है। कौन चल रही है, तो मेरी गाय, मेरी गाय आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेरी गाय सब्जेक्ट हो गया। माई काऊ के बाद अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद है या है, तो ही सी इट सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो मेरी गाय, गाय कितने हैं, एक है, सिंगल है, इसलिए हम इसको सिंगुलर नाउन कहेंगे, तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज। हैज के बाद बीन, बीन के बाद भर का चौथा फॉर्म यानी चरना का अंग्रेजी क्या होता है, ग्रेज। ग्रेज का चौथा फॉर्म क्या होता है, ग्रेजिंग। यानी किसी भी V1 में हम ING जोड़ते हैं तो वह चौथे फॉर्म में बदल जाता है, यानी हम
ग्रेज में आईएनजी जोड़कर ग्रेजिंग बना दिए। ग्रेजिंग। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? घास। क्योंकि क्या चल रही है, क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है, और किसे जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। किसे चल रही है तो घास। क्या चल रही है? घास। यानी घास का इंग्लिश हो जाएगा ग्रास। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? अदर वर्ड। इसके बाद अदर क्या वर्ड है इसमें? मैदान में। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी मिलता है वो अदर वर्ड होता है, यानी मैदान में। इन द फील्ड। इन द फील्ड। इसके बाद अदर वर्ड के बाद क्या है? सिंस या फॉर। तो इसमें क्या है? सुबह से। सुबह से, दोपहर से या बचपन से अगर रहता है तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी सिंस। सिंस के बाद क्या लेंगे? टाइम क्या है इसमें? सुबह, मॉर्निंग लिख दिए। सिंस मॉर्निंग। अब इसके बाद फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मेरी गाय सुबह से मैदान में घास चर रही है, यानी माई काऊ हैज बीन ग्रेजिंग ग्रास इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं यहाँ की सिंस लिखा हुआ है, यहाँ फॉर लिखा हुआ है। इसको हम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी 2010, 2020, 2001, सुबह शाम, इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं। और 3 घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 5 महीना, 10 महीना, 8 महीना, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसको पीरियड ऑफ टाइम भी कहा जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में क्रिया के स्टार्ट होने का पॉइंट मिलता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, यानी हम सोमवार से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने की क्रिया सोमवार से स्टार्ट हुई है, तो ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे समय को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूं, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी समय किसी कार्य को करने का, स्टार्टिंग करने का पॉइंट मिलता है, यानी वहीं से हम क्रिया को स्टार्ट करते हैं। 2010 से ही इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, मैं इस विद्यालय में 2010 से ही पढ़ा रहा हूं, यानी 2010 एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम पढ़ाने के स्टार्ट किए हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। 3 घंटे से, तो कब से पढ़ा रहे हैं? तो 3 घंटे से ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ, एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ। 3 घंटा जो है पीरियड ऑफ टाइम है। जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है जिस समय के साथ, उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। 4 दिनों से, 5 दिनों से या 8 दिनों से अगर कोई क्रिया हो रही है तो 4 दिन या 8 दिन, ये जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है जहां से क्रिया को स्टार्ट किया जा रहा है। कब से स्टार्ट किया जा रहा है तो ये नहीं कहा जाएगा कि 4 दिनों से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का फिक्स समय होता है जहां से स्टार्ट करने का समय मिलता है, इसलिए हम इसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नई वीडियो के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।